हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब हम थ्योरीज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है जो जो भी है। तो देखो, मैंने इसका एक चार्ट बनाया है आपके लिए कि थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में कौन कौन सी आती है। देखो, साइको एनालिसिस एनालिटिक थ्योरी, साइको एनालिटिक थ्योरी, साइको सोशल थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरीज, बिहेवियरिटिक थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरीज। तो साइको एनालिटिक थ्योरी में आती है सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी। सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी थी, ठीक है। साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको सोशल थ्योरीज में आती है एरिक्सन की थ्योरी, ठीक है। साइको सोशल थ्योरीज में आती है एरिक्सन की थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरीज में आती है प्याजे की थ्योरी, वाइगोस्की की थ्योरी, ब्रूनर की थ्योरी। तो ये सब थ्योरीज हम इसमें करेंगे। उसके बाद बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, बी एफ स्किनर, जे बी वॉटसन, पेवलो। तो इसमें से पेवलो की थ्योरी तो हम करेंगे ही करेंगे। बाकी अगर बी एफ स्किनर और जे बी वॉटसन से भी क्वेश्चन आए होंगे तो करेंगे, परंतु इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी, प्याजे की थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी जो प्याजे की ने सोशल लर्निंग थ्योरी भी दी थी, उसको भी करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं और सीक्वेंस वाइज इन सब थ्योरी को करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी कराऊंगा आपको, साइकोएनालिटिकल थ्योरी। और उसके बाद मैं कल की वीडियो में एरिक्सन की थ्योरी कराऊंगा। और तब मैं उसी वीडियो में एरिक्सन की जो थ्योरी होगी, इसी वीडियो में मैं इन दोनों से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ले आऊँगा, ठीक है। तो चलते हैं और सबसे पहली थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी करते हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड साइको एनालिटिकल थ्योरी देख सकते हैं। सिगमंड फ्रॉइड साइको एनालिटिकल थ्योरी। देखो, जो साइको एनालिटिकल थ्योरी थी सिगमंड फ्रॉइड की, उसमें उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बात की थी कॉन्शियस माइंड की और अनकॉन्शियस माइंड की, ठीक है। इन्होंने क्या की थी, बात की थी कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड, या इसको सबकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं, या अनकॉन्शियस माइंड। तो उन्होंने तीन तरह के माइंड की बात की थी, ठीक है। जिसमें इन्होंने बोला था कि जो कॉन्शियस माइंड होता है, जो कॉन्शियस माइंड होता है वो हमारा एक्टिव माइंड होता है, प्रेजेंट माइंड होता है। देखो, समझने वाली बात है कि जो मैं भी काम कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, तो ये क्या है, कॉन्शियस माइंड में मेरी बातें चल रही है। इन्होंने दिमाग को ऐसे इस तरह से बांटा कि हमारा दिमाग क्या है, कुछ बातें जो हम प्रेजेंट में कर रहे होते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है। जो मैं भी कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ये कॉन्शियस माइंड है। जब मैं जिस प्रेजेंट में मैं काम कर रहा हूँ वो क्या है, कॉन्शियस माइंड है। उसके बाद इन्होंने बात की सबकॉन्शियस माइंड की, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड को मैं बाद में समझाऊंगा, पहले अनकॉन्शियस माइंड की। अनकॉन्शियस माइंड में उन्होंने बोला था कि अनकॉन्शियस माइंड में वो सारी बातें जो हम भूल जाते हैं, या हम क्या है, भूले भी नहीं होते, परंतु क्या है, देखो, हम बचपन में हम जो बातें, हमारी अच्छी बातें होती है, बुरी यादें होती है, तो कभी ऐसी सिचुएशन जब आपके सामने आएगी, जब आप दुखी होंगे, ठीक है, कभी आपका ऐसी सिचुएशन आएगी जब क्या है आप दुखी होंगे, तो आपको क्या है, सारी बातें वो याद आएगी कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था, वो किया था, ठीक है। तो ऐसी बातें आपको याद आएगी, तो वो क्या है, अनकॉन्शियस माइंड में बातें चले जाती है। जो बातें आपके साथ हुई है, ठीक है, और आप जिनको आप याद नहीं रखना चाहते, वो क्या होता है, आपके अनकॉन्शियस माइंड में चले जाती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड। और अनकॉन्शियस माइंड में हमारी जो बातें होती है, ठीक है, जैसे 10 में से एक बात हमारे क्या है, कॉन्शियस माइंड में होती है, 1/10 बातें हमारी कॉन्शियस माइंड में होती है, और 9/10 मतलब 9 बातें हमारी अनकॉन्शियस माइंड में होती है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर, जो प्रेजेंट में है, जो प्रेजेंट में है, जो प्रेजेंट में है वो तो कॉन्शियस माइंड होगा। जो बातें हम अभी कर रहे हैं, जो हम अभी मैं लिख रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ हरकतें, वो मेरे कॉन्शियस माइंड से कर रहा हूँ। बाकी जो मेरी हरकतें मैं भूल चुका हूँ या मैं याद नहीं रखना चाहता, वो मेरे अनकॉन्शियस माइंड में है, जो मुझे कभी भी याद आ सकती है, ठीक है। द अनकॉन्शियस इज द डीपेस्ट एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द माइंड अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिकल थ्योरी। इट कंसिस्ट repressed memories, desire, fears, and unresolved conflict that are not accessible to conscious awareness. Freud believed that these unconscious elements influence our behavior and emotions, often in ways that we are not aware of. Techniques such as dream analysis, free association, and analysis of slips of tongue are used in psychoanalysis to explore and bring to light the कंटेंट्स ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड। देखो, इसका मतलब, पूरे का मतलब यही था कि जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो क्या होता है, जो बातें हम याद नहीं रखना चाहते, जो बातें हम क्या है, डिज़ायर, हमारे जो डर है, हम, और जो अनसॉल्व्ड कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। देखो, किसी ने आपको गाली दे दी कभी बचपन में, और ऐसी स्टेज में दी जो आपको पूरी ज़िंदगी याद रहेगी कि ये गाली मुझे इसने दी थी, या ये बुजुर्ग गांव का ऐसा है, ये बंदा शहर का ऐसा है, ये गुंडा है, ये ऐसा है।
तो जो चीज़ें मन में रह जाती है, परंतु क्या है, अभी अभी को तो आप भूल गए उनको, परंतु कहीं ना कहीं वो आपके कहाँ है, अनकॉन्शियस माइंड में चल गई। जब आपकी फिर से उसके साथ लड़ाई होगी तो आप सारी पुरानी बातें याद करोगे। जब आपकी किसी पुराना दोस्त होगा बचपन का, उसके साथ बचपन में लड़ाई हो गई, ठीक है, तो आप क्या है, वो एक पूरी एज तक आपके साथ उसके ग्रजेस रहेंगे, और आप उसको क्या, जब भी फिर से लड़ाई होगी तो याद आ जाएगी आपको सारी पुरानी बातें। जो वो सारी पुरानी बातें हैं ना, जैसे कि डिज़ायर, फियर्स, अनसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, ये क्या है, ये सारी क्या है, अनकॉन्शियस माइंड में रहती है, ठीक है। और कॉन्शियस माइंड मैंने बोल दिया जो प्रेजेंट में चल रहा है, दिस इज द पार्ट ऑफ द माइंड दैट कंटेन्स थॉट्स, फीलिंग एंड परसेप्शन दैट वी आर करंटली अवेयर, जिसके बारे में हम अभी अवेयर है, जो करंट में है, ठीक है, जो हमारे प्रेजेंट दिमाग में है अभी। अब होता है प्रीकॉन्शियस माइंड, या प्रीकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं हम इसे। तो सबकॉन्शियस माइंड होता है ऐसी चीज़ें, ठीक है, जो क्या है, हमारे दिमाग में तो है, परंतु थोड़ा जोर लगाने पे हमें याद आ जाएगी। ना तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में है, ठीक है, ना वो हमारे प्रेजेंट माइंड में, वो हमारे दिमाग में ही है, बस थोड़ी सी जोर लगाने पर हमें याद आ जाएगी। जैसे कि आपको, जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि आप पेपर में गए, पेपर देने गए, आपको पेपर का क्वेश्चन आया, आपको आंसर तो आता है परंतु आपको भी याद नहीं आ रहा है, परंतु आप थोड़ा सा जोर लगाओगे आपको याद आ जाएगा। तो वो क्या है, सबकॉन्शियस माइंड की, जो कॉन्शियस माइंड में भी नहीं है, जो अनकॉन्शियस माइंड में भी नहीं है, ठीक है। जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो आपके दिमाग में ही कहीं है, परंतु थोड़ा सा जोर डालने पर याद आ जाएगा आपको, ठीक है। जैसे पेपर में क्वेश्चन होता है और आपको एकदम से याद आ जाता है। तो आशा करता हूँ आपको कॉन्शियस माइंड जो प्रेजेंट में है, अनकॉन्शियस माइंड जो डिज़ायर, कॉन्फ्लिक्ट्स, फियर, ठीक है, वो सारी चीज़ें जिनसे क्या है, जो आप याद नहीं रखना चाहते, ये बोलते हैं कि फियर है आपके, अनसॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स है, और आपकी जो बुरी यादें हैं वो कहाँ है, अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, ठीक है, वो ख़त्म नहीं हुई है। जब आपकी फिर से किसी उस बंदे के साथ लड़ाई होगी जिसने आपके साथ ऐसी हरकत की है, आपको सारी बातें वो याद आ जाएगी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में। और बोला जाता है कि जो अनकॉन्शियस माइंड है वो हमारे बिहेवियर को सबसे ज़्यादा डिसाइड करता है, क्योंकि यही हमारे बिहेवियर को डिसाइड करता है, अनकॉन्शियस माइंड, क्योंकि वो हमारे को डायरेक्शन देता है, अनकॉन्शियस माइंड एक तरीके से। अब आपको पता लग गया कि ये बंदा ठीक नहीं है, ठीक है, आप फिर से उसे 10 सालों बाद मिलोगे तो आपको याद आ जाएगी वो पुरानी मेमोरी कि ये बंदा ठीक नहीं है, ठीक है। तो आपको किसने गाइड किया, अनकॉन्शियस माइंड ने गाइड किया। तो आपका नेचर भी अनकॉन्शियस माइंड ही कहीं ना कहीं डिसाइड करता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, तीन है, इसे क्वेश्चन भी ऐसे ही बनते हैं कि ऐसा आ जाएगा कि 4 ऑप्शन आ जाएंगे, बताइए इनमें से कौन सा फ्रूड की साइकोएनालिटिक थ्योरी का पार्ट नहीं है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, जब मैं क्वेश्चन लाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप इन्हें ध्यान रख लीजिएगा। देखो, सचेत मन, पूर्व सचेत मन, अचेत मन। यह मन वह हिस्सा जिसमें हम वर्तमान जो विचार, भावनाएं और धारणाएं रखते हैं उनका संज्ञान करते हैं। यह मानसिक जीवन का वह पहलू जिसमें हम सहज रूप से पहचान और चर्चा कर सकते हैं। पूर्व सचेत मन, पूर्व सचेत में वे विचार और स्मृतियाँ होती है जो वर्तमान में चेतना में नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्हें आसानी से चेतना में लाया जा सकता है, जो हमारे दिमाग में अभी कॉन्शियस माइंड में नहीं है परंतु आ सकती है। इस रूप से विचार नहीं कर रहे हो, लेकिन हम जब चाहे उन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। अचेतन मन, अचेतन मन साइकोएनालिटिक सिद्धांत के अनुसार सबसे गहरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अवचेतन मन में दबी हुई स्मृतियाँ, इच्छाएं, भय, अनसुलझे संघर्ष वो चेतना अवगमन को प्रभावित करता है। फ्रॉइड ने यह विचार प्रस्तुत किया कि अचेतन मानसिक तत्वों को अनुभव हमारे व्यवहार और भावनाओं के गहरे रूप से प्रभावित करता है, अक्सर ऐसे तरीकों से जिनके बारे में हम सहज रूप से चेतना में नहीं होते। तो समझ आइए आपको बात कि हमारे बिहेवियर को बहुत बहुत सारा इन्फ्लुएंस डालता है अचेतन मन, जो आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है। अब आ जाते हैं आप एज सिगमंड फ्रॉइड माइंड कंसिस्ट। देखो, ये है डायनेमिक एस्पेक्ट है, ये सिगमंड फ्रॉइड का डायनेमिक एस्पेक्ट है। मतलब इसके इन्होंने एक बताया था कि जो हमारा माइंड है, जो हमारा दिमाग है, वो किस तरीके से कार्य करता है, कैसे, ठीक है। तो सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से ईड, ईगो और सुपर ईगो होती है हमें हमारे अंदर, ठीक है, होती है ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड क्या होता है इनके हिसाब से, ईड इन्होंने बताया था कि ईड हमारे पास जन्म से होता है, ईड होता है बाय बर्थ, ठीक है। माइंड कंसिस्ट के एज सिगमंड फ्रॉइड माइंड कंसिस्ट ईड, ईगो और सुपर ईगो से बनता है। ईड होता है ऐसी चीज़ें, ऐसी इच्छाएं, ठीक है, जो हमारे क्या है बचपन से होती है हमारे साथ, जैसे जो होती है प्लेजर, ये क्या ईड क्या है, प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, जो हमें सुकून, ठीक है, क्या बोले, सुकून बोल सकते हैं, हिंदी में देखते क्या बोलते से। ईड मन की प्राचीन और आत्मिक हिस्सा है, जो आनंद के सिद्धांत पर, आनंद पर, ठीक है, जो आनंद के सिद्धांत पर कौन काम करता है, ईड काम करता है आनंद के सिद्धांत पर।
देखो इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा इड का, ठीक है। तो इड के अंदर दोस्तों ये प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, जिन चीज़ों में आपको आनंद आता है, जैसे कि कंसिस्ट ऑफ अनकॉन्शियस ड्राइव्स। देखो ये किससे बनता है, ये अनकॉन्शियस ड्राइव। मैंने बताया था अनकॉन्शियस माइंड क्या, जो ऐसी बात है जो दब गई है, उनसे ये क्या है, इड हमारे कंसिस्ट होता है, बनता है। इट एंड डिजायर सीकिंग इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ बेसिक नीड्स सच एज हंगर, थ्रस्ट, सेक्सुअल इम्पल्सिस, ठीक है। तो क्या है, ईड क्या है, ईड किससे जुड़ा है, जैसे हमें जो बेसिक इंस्टिंक्ट होते हैं जो बचपन में हमारे साथ होता है। बच्चा देखो बच्चे को बचपन से भूख लगने की तो इंस्टिंक्ट रोता है वो, ठीक है। हंगर, थ्रस्ट एंड सेक्सुअल इम्पल्सिस होते हैं, जैसे कि ठीक है, सेक्सुअल इम्पल्स, ये क्या सब होते हैं, ये ईड में होते हैं, ये और बचपन से होते हैं, बाय बर्थ होता है ईड, जो करता है प्लेजर प्रिंसिपल पर कार्य। मैं बार बार बोल रहा हूँ प्लेजर प्रिंसिपल, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, और जो इसके जो भी इसके जो ये अनकॉन्शियस माइंड से कंसिस्ट होता है, और इमीडिएट जो इसकी नीड्स होती है, जैसे कि हंगर, थ्रस्ट, सेक्सुअल इम्पल्सिस, ये होती है। देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है लिबिडो। लिबिडो क्या है, लिबिडो भी प्लेजर प्रिंसिपल पर ही काम करता है। लिबिडो सेक्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। देखो इसमें दो तरह के ईड के अंदर दो तरह की होते हैं, एक होते हैं लाइफ इंस्टिक्ट, एक होता है डेथ इंस्टिक्ट। देखो लाइफ इंस्टिक्ट को बोलते हैं एरोज, और डेथ इंस्टिक्ट को बोलते हैं थैनोस से याद रख सकते हैं आप। थैनोस क्या था, विलन था मार्वल की मूवी में। तो डेथ इंस्टिक्ट भी क्या होता है, नेगेटिव चीज, नेगेटिव होता है। दैट दिस इंस्टिक्ट इज द अपोजिट ऑन फोकसिंग ऑन अग्रेशन, डिस्ट्रक्शन एंड द रिटर्न ऑफ इनऑर्गेनिक स्टेट। देखो लाइफ इंस्टिक्ट क्या होता है, लाइफ इंस्टिक्ट वो सारे इंस्टिक्ट जो वो सारे कार्य इसमें आते हैं जो क्या है लाइफ को, दिस इंस्टिक्ट आज ऑल अबाउट लाइफ एंड लिविंग, इट इज द ड्राइव फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन, रिप्रोडक्शन, प्लेजर एंड कनेक्शन, ठीक है। तो लाइफ इंस्टिक्ट का कार्य क्या होता है, हमें एक पॉजिटिव तरह की ये टर्म है लाइफ इंस्टिक्ट, जो क्या है हमें अच्छे कार्यों की ओर ले जा सकता है, या बोले जो हमें सेल्फ प्रिजर्वेशन, जो हमें अपने पे काम करने की बात करें, जो हमें अपनी बॉडी पे काम करने की बात करें कि हम चलो अच्छे, जैसे कि इसका एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं कि हम जिम करेंगे, अपनी बॉडी बनाएंगे, तो इस तरीके से है। और डेथ इंस्टिक्ट क्या है, एक नेगेटिव टर्म है जो हमें क्या है नेगेटिव चीज़ों की तरफ ले जाती है, जैसे कि अग्रेशन हो गया, हमारे अंदर एग्रेशन आ जाएगा, डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये होती है। तो मैं आप इतना ध्यान रखिए, हमें एचपी टेट में से कोई क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है कि लाइफ इंस्टिंक्ट एरोस है जो वो नेगेटिव पॉजिटिव टर्म है, डेथ इंस्टिंक्ट है नेगेटिव टर्म। इससे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमें जीवन की ओर ले जाते हैं लाइफ इंस्टिंक्ट, डेथ इंस्टिंक्ट हमें मरण की ओर ले जाता है, कि हम ऐसे कार्य करेंगे जो हम मरण की ओर ले जाएंगे, ठीक है। तो ईड के अंदर ये चीज़ होती है, ईड होता है प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। जो चीज़ें हमें सुख देगी वो चीज़ हम ईड हमें करने को बोलेगा, जो हमें सुख देगी, सीधी बात। जैसे और ईगो होता है, तो ईगो से पहले मैं आपको सुपर ईगो बताऊंगा। सुपर ईगो हमें 3 साल में आ जाता है हमारे अंदर। सुपर ईगो होता है जो हमें सोसाइटी से मिलता है, सुपर ईगो एक्चुअल में हमें सोसाइटी से मिलता है। सुपर ईगो रिप्रेजेंट द इंटरनलाइज्ड मॉरल स्टैंडर्ड एंड वैल्यू ऑफ सोसाइटी, ठीक है। मैंने बोला सुपर ईगो हमें क्या मिलता है, सोसाइटी से मिलता है, एज वेल एज पेरेंटल एंड कल्चर इन्फ्लुएंस। देखो इट एक्ट एज कॉन्शियसनेस enforcing moral judgment and idols. The super ego can lead to feeling of guilt and shame when its standards are not met. देखो सुपर ईगो, मैं आपको बता दूँ सुपर ईगो क्या होता है। सुपर ईगो ईड का बिल्कुल अपोजिट होता है, बस आप ये ध्यान रखिए कि सुपर ईगो ईड का बिल्कुल अपोजिट होता है। ईड बोलेगा कि हमें ये काम करना है, तो सुपर ईगो उसको मना करेगा हमेशा, ठीक है। सुपर ईगो एक्चुअल में हमें सोसाइटी से मिलता है। ये सोसाइटी के जो मॉरल वैल्यूज़ होती है, कल्चरल वैल्यूज़ होती है, जो हमने बनाई होती है, उस पर काम करता है, ठीक है। अभी मैं इसका एग्जांपल देकर आपको तीनों चीज़ें सब समझाऊंगा। उसका आता है ईगो। देखो ईगो क्या है, ईगो करता है इनके बीच मध्यस्थता का काम। मतलब ईड जो बोलेगा और जो सुपर ईगो बोलेगा ये आपस में लड़ेंगे, और ईगो क्या है उनके बीच मध्यस्थता करा के आपको एक पॉइंट पे ले जाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल देखो कि अगर आप जिम जाते हैं, ठीक है, अगर आप जिम जाते हैं तो आपको क्या है, आपको है डाइटिंग करनी होती है, अच्छा भोजन खाना होता है। तो आप चल गए ऐसे भोजन जैसे कि पिज़्ज़ा या बर्गर, जो भी तले वाली चीज़ें खाने चल गए आप। अब आपका ईड बोलेगा, ईड क्या बोलेगा, देखो ईड बोलेगा खाओ, ठीक है। ईड बोलेगा आपको कि खाओ, बर्गर खाओ, ठीक है। परंतु सुपर ईगो बोलेगा, ठीक है, सुपर ईगो बोलेगा
सुपर ईगो क्या बोलेगा, नहीं खानी है, नहीं खानी है, गलत बात है, बिल्कुल गलत है। इड बोलेगा खाओ, सुपर ईगो बोलेगा बिल्कुल नहीं खानी है, ये गलत बात है, मॉरल वैल्यू के खिलाफ है आपके, जब आप जिम कर रहे हैं। परंतु ईगो इनके बीच आके क्या करेगा, ईगो इनके बीच आके क्या करेगा, ईगो बोलेगा खा ले परंतु एक बाइट। ईगो क्या बोलेगा, खा ले भाई पर एक बाइट से ज़्यादा नहीं खानी है। तो ईगो क्या करेगा, ईड की बात और सुपर ईगो की बात के बीच एक बात लाएगा जो बोलेगा खा ले भाई पर एक बाइट खानी है बस, इससे ज़्यादा नहीं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा कि कैसे ये तीनों काम करते के साथ। ईड प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, ईड को जिसमें आनंद आता है वो करता है कि खा बर्गर को खा। सुपर ईगो बोलेगा नहीं, ये मॉरल वैल्यू के खिलाफ है, जब जिम कर रहे हैं तो जब जिम ट्रेनर ने मना कर दिया तो नहीं खाना है, परंतु ईगो बीच में आके बोलेगा एक बाइट खा ले मेरे भाई। ठीक है, तो ये होता है ईड ईगो और सुपर ईगो। अब इससे देखो आपके दिमाग में आ रहा क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि एक तो क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि ईड और ईगो के सुपर ईगो के बीच कौन काम करता है मध्यस्थता का, जो मतलब इनके बीच एक काम करता है वो करता है ईगो, जो इन दोनों की बात को रखते हुए एक नई बात लाता है। ठीक है, तो ईगो इज द रैशनल एंड कॉन्शियस पार्ट ऑफ द साइक ऑपरेटिंग ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल। तो एक क्वेश्चन बनता है कि जो ईगो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, किस पे, ईगो जो है, एक क्वेश्चन आता है कि रियलिटी प्रिंसिपल पर कौन सा काम करता है, तो ऑप्शन आ जाएंगे ईगो सुपर ईगो। तो रियलिटी प्रिंसिपल आपका ईगो काम करता है। ठीक है, इट मीडिएट्स बिटवीन द डिमांड्स ऑफ ईड एंड द एक्सटर्नल वर्ड एंड द मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ द सुपर ईगो। देखा, मैंने बोला था आपको कि मीडिएट का काम करता है ईड और सुपर ईगो के बाद। इसकी लैंग्वेज मैंने जो बता दिया वो याद रखिए। द ईगो फंक्शन इज टू फाइंड रियलिस्टिक एंड सोशल एक्सेप्टेबल वे टू सेटिस्फाई द ईड इम्पल्सिस। तो ये कैसा, ये रियलिस्टिक जो ऐसा रियल रास्ता निकालता है जो ईड के इम्पल्सिस को भी सेटिस्फाई कर दे और सुपर ईगो को भी सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो ईगो समझ आ गया आपको क्या है, ईड समझ आ गया, ईड में होते लाइफ इंस्टिंक्ट, डेथ इंस्टिंक्ट, ये समझ आ गया। सुपर ईगो मैंने बता दिया कि मॉरल वैल्यू, मॉरल जजमेंट एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस पर काम करता है। देखो, ईड को हिंदी में ईड ही बोलते हैं, ईगो को आत्मा बोलते हैं और सुपर ईगो ही बोलते हैं। अब देख लीजिएगा इनकी टर्म क्या होती है, परंतु आप इस तरह से याद रखेंगे तो आसानी रहेगी। अब आ जाता है आपके पास इसी के अंदर साइकोसेक्सुअल, इसी के अंदर आता है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ठीक है, एक इसकी थ्योरी है साइकोएनालिटिकल के अंदर ही आ जाती है, सिगमंड फ्राइड की ये थ्योरी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। देखो इसमें क्या है, सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है, इसमें सिगमंड फ्राइड ने हमारे पूरे जो जन्म से लेकर और प्यूबर्टी तक, ठीक है, हमारे को क्या है 5 स्टेजों में इन्होंने बांट दिया है और उसमें इन्होंने बताया कि हर स्टेज में बच्चा कैसे कैसे काम करता है। देखो, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड साइको एनालिटिकल थ्योरी रेफर टू द सीरीज ऑफ स्टेजेस इंडिविजुअल पास थ्रू ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो इन्होंने बताया कि कैसे ड्यूरिंग चाइल्डहुड पास करता है बच्चा जब हर स्टेज से जाता है, and where their personality and behavior are shaped by the interaction of biological drives, the social influence. Freud proposed that psychosexual development occur in 5 stages. 5 stages दी है इन्होंने। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में सिगमंड फ्राइड ने कितनी स्टेजेस दी है, तो ये भी पता होना चाहिए कि कितनी स्टेजेस दी है, 5 स्टेजेस दी है। और इसमें दोस्तों बात ध्यान रखने वाली है कि ये थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल थ्योरी थी, इस पर काफ़ी इनकी आलोचना भी की गई थी, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली थी इस थ्योरी में जो आप समझने में आपको थोड़ी सी हैरानी होगी अगर कोई इन पहली बार इस थ्योरी को पढ़ रहा है। देखो, इसमें क्या है, इन्होंने सेक्सुअल अर्जेस, इन्होंने बताया था कि सेक्सुअली हम कैसे काम करते हैं, हम कैसे कैसे बढ़ते हैं। देखो समझते हैं, आपको समझ आएगा जब हम पहले स्टेज से पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखते हैं फर्स्ट स्टेज, ओरल स्टेज। देखो इसे आ जाती है बर्थ टू 1 ईयर या 1.5 साल तक बोल सकते हैं आप। कहीं जगह आपको 1 साल दिखेगा, कहीं जगह आपको 1.5 साल तक दिखेगा। तो ये जो बर्थ से 1 साल तक की आपकी क्या है, ओरल स्टेज चलती है। और इस स्टेज में दोस्तों बच्चे के जो है प्लेजर है वो उसको कहाँ से मिलता है, माउथ से मिलता है। सबसे पहले ध्यान रखनी है आपको कि बच्चे को जो प्लेजर है वो माउथ से मिलता है। ठीक है, जो बच्चा है, देखो बच्चा छोटा होता है, जन्म लेता है, तो सबसे पहले क्या करता है, वो अपनी माँ का दूध पीता है। तो देखो उससे क्या है, उसको प्लेजर मिलता है, जैसे कि सकिंग, चूसना, कोई चीज़ को बाइट करना है और टेस्ट करना। दिस स्टेज क्रूशल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड अटैचमेंट। देखो ये स्टेज होती है बच्चे के ट्रस्ट और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होती है। अगर इस स्टेज में बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ तो उसमें अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स रह जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, एक बात
जो एनर्जी है वो माउथ से फ्लो होती है। बच्चा क्या है माउथ से सब कुछ महसूस करता है इस स्टेज तक, अभी 0 से 1.5 साल या 1 साल तक। तो इसमें क्या है, इस स्टेज में बच्चे का जो विकास है वो अच्छे से हो, ये जरूरी है। अगर उसकी देखो, अगर उसकी अच्छे से उसकी एनर्जी का कम या ज़्यादा यूज़ उसकी एनर्जी होगी तो उसमें क्या होगा, ओरल फिक्सेशन होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि बच्चे में क्या है, जैसे कि नेल बाइटिंग होती है, अंगूठा चूसने की आदत होती है, ऐसी आदतें पड़ती है। और उसके बाद इन्हीं आदतों से उसमें क्या है, स्मोकिंग की आदत आ सकती है। ठीक है, तो ये स्टेज बहुत जरूरी है बच्चे में। तो इस स्टेज का आप क्या याद रखोगे, ओरल स्टेज का। एक तो 0 से 1.5 साल तक होती है। इस स्टेज के अंत तक बच्चे में क्या है, ईगो डेवलप होने लग जाता है। पहले दूसरी बात, इस स्टेज के अंत तक बच्चे में ईगो डेवलप होने लग जाता है। दूसरी माउथ प्लेजर पर काम करती है। बच्चा इसमें सकिंग, बाइटिंग, टेस्ट करता है और क्रूशियल होती है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। और इसमें क्या है, ओरल फिक्सेशन होने का चांस रहता है। अगर बच्चे की डेवलपमेंट ढंग से नहीं हुई, अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा कम यूज़ होती है तो उसमें क्या है, इस स्टेज से बाइटिंग, अगर अपने नाखून करने की आदत, अंगूठा चूसने की आदत, और इससे क्या है बाद में उससे उसको स्मोकिंग की आदत जैसी आदतें आ सकती है। दूसरी स्टेज देखते हैं, एनल स्टेज। ये होती है 1 to 3 साल तक। देखो इस स्टेज का ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग आती है। टॉयलेट ट्रेनिंग देखो, जिसमें प्लेजर है बच्चे को, वो क्या है, अपने ब्लैडर को कंट्रोल करके मिलती है। देखो आपने अगर आपको अपना बचपन याद होगा या आप अपने बच्चे को देखते होंगे तो देखो बच्चों को क्या है, टॉयलेट को कंट्रोल करना आता है। टॉयलेट को रोकना बड़ा मजा आता है। देखो बच्चे को टॉयलेट आएगा तो रोकेंगे वो, तो इससे क्या होता है, उन्हें प्लेजर मिलता है। ठीक है, तो बच्चे की इसमें क्या है, इस स्टेज में टॉयलेट ट्रेनिंग, ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छे से होनी चाहिए। उनका टाइम का उनको टॉयलेट कराना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए टॉयलेट ट्रेनिंग की कैसे जब आए तो करे, रोकना अच्छी बात नहीं है। और ड्यूरिंग दिस स्टेज में लीड एनल रिटेंटिव और एनल एक्सक्लूसिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो इसमें आपको ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं, इसमें रखना आपने 1 से 3 साल या 3.5 साल तक ये होती है। और इस स्टेज में बच्चों में क्या है, सुपर ईगो डेवलप होने लग जाता है इस स्टेज के अंत तक। तीसरी बात कि इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग, बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग कराना जरूरी है। ठीक है, अगला जाता है फैलिक स्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है दोस्तों। फैलिक स्टेज क्यों है, क्योंकि इस स्टेज में क्या है, बच्चा क्या है, अपोजिट सेक्स, पेरेंटल सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हैं, जी हाँ, इसमें इन्होंने बताया था और इसी पे इनकी बहुत आलोचना हुई थी। इनका कहने का मतलब है, जैसे कोई गर्ल है, गर्ल बच्ची है और बॉय है। ठीक है, तो जो गर्ल बच्ची होगी वो अपने पिता की तरफ, फादर की तरफ अट्रैक्ट होगी, अपोजिट सेक्स पेरेंट की तरफ। और जो बॉय लड़का होगा वो अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, देखो दिस स्टेज इज मार्क्ड बाय एमरजेंस ऑफ द ऑडिपस और इलेक्ट्रा। देखो अब मैं इसमें बताता हूँ कि जो गर्ल अपने पिता की तरफ अट्रैक्ट होगी, फादर की तरफ अट्रैक्ट होगी, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ELECTRA, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। जब गर्ल अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो लड़कियों में होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और जब बॉय अपनी मदर की तरफ इस स्टेज में अट्रैक्ट होता है, इसे बोलते हैं ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, OED, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जो बॉय होगा वो अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होगा और गर्ल होगी अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रा। गर्ल जब होती है, गर्ल में होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और बॉयज में होता है ऑडिपस। देखो दिस स्टेज इज मार्क्ड एट द एमरजेंस ऑफ ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स वेयर चिल्ड्रन एक्सपीरियंस अनकॉन्शियस सेक्सुअल डिजायर्स फॉर द अपोजिट सेक्स पेरेंट एंड जेलस और विद द सेम सेक्स पेरेंट। ठीक है, देखो हाँ, एक बात तो ये है कि अट्रैक्ट तो होते हैं परंतु वो जेलस भी फील करते हैं। जैसे कि लड़की है, जो गर्ल है, अगर वो अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो अपने मदर से वो जेलस ही फील करेगी। और आपने नोट भी किया होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो लड़की अपने फादर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है और अपनी मदर को क्या है, उनसे दूर भगाने की कोशिश करती है। देखो बच्चों की हरकतों से देखिएगा, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स उनमें आता है। और अपोजिट जो पेरेंट होगा, अपोजिट पेरेंटल सेक्स होगा, जैसे कि गर्ल अपनी मदर से जो होगी, ठीक है, अपने मदर से क्या है, वो जेलसी फील करेगी और अपने फादर से अट्रैक्ट होगी। और इसमें क्या है दोस्तों, स्टेज तक सुपर ईगो आ जाता है पूरी तरीके से। 3 साल की एज होती है, सुपर ईगो आ जाता है। अगली स्टेज होती है लेटेंसी स्टेज। ये 6 to प्यूबर्टी होती है, 6 to प्यूबर्टी।
इसमें क्या है, सेक्सुअल डिज़ायर रिमेन लेटेंट ड्यूरिंग दिस स्टेज। देखो इसमें सेक्सुअल जो डिज़ायर होती है वो फिर से छुप जाती है। मतलब क्यों? क्योंकि बच्चा अब स्कूल लग जाता है जाने, और स्कूल जाते हुए बच्चा क्या, उसकी जो सारी एनर्जी है वो स्कूल के कार्यों में लग जाती है, जैसे होमवर्क, स्पोर्ट्स, करिकुलम एक्टिविटीज़। तो अब क्या है, उसकी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स है वो दब जाती है स्टेज तक। This stage children focus on the development social cognitive skill through interaction with the peer and education. Freud considered this stage as a period of relative काम इन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। तो इसमें क्या है, बच्चा क्या है, इसकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो दब जाती है। आ जाता है जेनिटल स्टेज, प्यूबर्टी ऑनवर्ड। इसमें क्या होता है कि इस स्टेज में बच्चे में क्या है, अपोजिट सेक्स होता है, जैसे कि बॉय है वो गर्ल की तरफ अट्रैक्ट होगा, गर्ल बॉय की तरफ अटैक होगी, वो फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दो एन इंडिविजुअल सीक मैच्योर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। सक्सेसफुली रिजॉल्व ऑफ प्रीवियस स्टेजेस लीड टू द एबिलिटी टू फॉर्म healthy intimate relationship where unresolved conflict may result in difficulty with intimacy or identity। ठीक है, अगर इस पिछली स्टेज अच्छे से नहीं होगी तो इस स्टेज में बच्चा क्या है, उनको क्या है, उनको रिलेशनशिप बनाने में दिक्कत होगी और डिफ़िकल्टी होगी इंटीमेसी में। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आई होगी सारी 5 की 5 स्टेजेस। तो पहली स्टेज थी ओरल स्टेज, जिसमें क्या है, माउथ सकिंग से बच्चे को प्लेजर मिलता है। दूसरी स्टेज में एनल स्टेज, ब्लैडर कंट्रोल करने में उसे मजा आता है। तीसरे में फेलिक स्टेज, जो ऑपोजिट सेक्स पेरेंट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लैटेंसी स्टेज, जिसमें सेक्स होता है, जो क्या है, इच्छाएं दब जाती है। जेनिटल स्टेज, इसमें क्या है, अपोजिट सेक्स की तरफ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं सभी। तो मुखावासिक चरण होता है पहला, मूत्राशय चरण होता है दूसरा, लिंग चरण होता है तीसरा, निष्क्रियता चरण होता है चौथा, जनन चरण होता है पांचवा। अब देखो इन्होंने ही क्या है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म भी दिए थे। जो आपके सिगमंड फ्रॉइड थे, उन्होंने कुछ डिफेंस मैकेनिज्म भी दिए थे। अब आप बोलोगे डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म देखो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है कि अपने को बचाने की कोशिश करना, कुछ रीज़न देना, कुछ ऐसी कुछ कारण देना किसी बात के लिए, वो होता है डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे आपको बोल दिया कि जहाँ खेतों में काम कर, अब आपको नहीं करना है तो आप क्या करोगे, बहाना मेरी टांग में दर्द है या कुछ है। तो इन्होंने उसका क्या, उन सभी बहानों को डिफेंस मैकेनिज्म का नाम दे दिया कि हम कब कैसे डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। तो जो पहला डिफेंस मैकेनिज्म था वो है रिप्रेशन। देखो रिप्रेशन जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इसमें क्या है, ऐसी इच्छाएं जो पूरी नहीं होती, ठीक है, उनको क्या है, हम भूल जाते हैं, रिप्रेशन दबा देते हैं उन्हें। मतलब इसमें क्या है, जैसे कि पुशिंग पेनफुल और थ्रेटनिंग थॉट्स, मेमोरी और इम्पल्सिस इनटू द अनकॉन्शियस माइंड। मैंने आपको समझाया था अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, मैंने आपको क्या है समझाया था अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है। अनकॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जिसमें क्या है, हम ऐसी इच्छाएं जिन्हें हम याद नहीं रखना चाहते, ठीक है, या पेनफुल जो आपके थॉट्स होते हैं, ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो क्या है अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। क्या है, हम उन्हें एक तरह से दबा देते हैं, हम उन्हें खत्म नहीं होते, वो दबा देते हैं। दबा का मतलब क्या है कि वो अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। किसमें चले जाते हैं? अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, अवॉइड करते हैं हमें। व्हेन यू पुश बैड थॉट अवे सो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट देम। तो क्या है, उसका आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं होते, वो चेतन मन में नहीं होते, आपके क्या है अचेतन मन में होते हैं सारी। तो रिप्रेशन उसे ही बोलते हैं कि अचेतन मन में अपनी सारी बुरी यादों को भेज देना, ऐसी इच्छा जिन्हें जो पूरी नहीं होती, ठीक है, उन्हें क्या है, हमने अपने अचेतन मन में भेज देना। परंतु इसका एक वो भी है, डिसएडवांटेज भी है। परंतु जब ये क्या है, जब भी फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर से निकलती है तो ये बहुत गंदे तरीके से निकलती है, ठीक है, तो ये भी इसकी होती है। डिनायल, डिनायल क्या है कि रिफ्यूज़ कर देना। अब रिफ्यूज़ का मतलब क्या है कि आपने मानना ही नहीं है कि ऐसा हुआ है। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि जैसे किसी के घर में डेथ होती है तो हम क्या डिनायल मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं, हम मना कर देते हैं कि नहीं, जैसे किसी की डेथ हुई है तो आप बोलोगे नहीं हुई है, नहीं ये ऐसे नहीं जा सकते, वो नहीं कर सकते, मर नहीं सकते वो, ठीक है, तो वो डिनायल मैकेनिज्म यूज़ होता है उस टाइम कि हम मानते नहीं है कि कुछ हो चुका है। Refuse to acknowledge the existence of a painful reality of truth, taking out your feeling on someone or something else because you can't handle them directly। आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो उसे आप उसे क्या है डिनाइल करते हैं, उसे क्या है मानने से इनकार करते हैं। आवाज आता है आपका प्रोजेक्शन। देखो हिंदी वाले भी इन्हें इसी तरीके से अच्छे से पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा।
क्योंकि अब हिंदी में क्या है, इन्हीं एक शब्दों के 36 शब्द निकल जाते हैं और एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी डाल सकता है, परंतु इंग्लिश में ये शब्द यही रहेंगे। जैसे प्रोजेक्शन है तो प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ही रहेगा। अब प्रोजेक्शन से आप कैसे समझ सकते हैं, प्रोजेक्ट करना, ठीक है, प्रोजेक्ट करना कि attribute one's own unacceptable thoughts feeling और impulses to other, ठीक है। तो मतलब प्रोजेक्ट का मतलब कहता है, प्रोजेक्टर आपको पता है ना कि आप क्या लाइट प्रोजेक्ट करते हैं दूसरे कहीं पर्दे पे प्रोजेक्ट करते हैं, वैसा ही है कि जो आपके अंदर की चीजें हैं आपने दूसरे पर डाल दी, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम ऐसी बातें करते हैं कि हम बोलते हैं मैं नहीं करता, ये चीज़ तो ये करता है, ठीक है। तो वो होता है प्रोजेक्शन कि मैं तो नहीं करता परंतु मैंने अपने दोस्त को देखा है करते हुए। कोई आप ऐसी गलत बात बोल रहे हो जो आप करते हो, परंतु आप वहाँ डिस्कशन चला और आप बोल दोगे अरे मैंने देखा है कि कहीं ऐसा भी करते हैं, ठीक है, ऐसा भी करते हैं कि मैंने देखा है कि दारू पीते हैं घुसियाँ मारने के लिए या अपने को बड़ा दिखाने के लिए दारू पीते, पर मैं नहीं करता ऐसा, ठीक है। तो आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपने मेरा दोस्त करता है तो अब अपनी अंदर की बात क्या किसी और पर प्रोजेक्ट करके बता रहे हैं, ठीक है। तो वो होता है प्रोजेक्शन की अपने अंदर की बात दूसरे पर डाल देना। आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि किसी पर गुस्सा किसी और पर लगा देना, ठीक है। ये अच्छा एग्जांपल है इसका, मतलब बलि का बकरा बना देना किसी को। रीडायरेक्टिंग इमोशन और इम्पल्सिस फ्रॉम देयर ओरिजिनल सोर्स और लेस थ्रेटनिंग और एक्सेप्टेबल टारगेट। मतलब क्या है कि ऐसा ऐसे पर डाल देना है। डिस्प्लेसमेंट होता है कि अपने इमोशंस को जो कम थ्रेटनिंग है, जिससे क्या है आपको कम नुकसान होगा, वो उस बंदे पर डाल देना। जैसे आपको गुस्सा आया है, देखो एक्चुअल में आपने ये एग्जांपल देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि किसी की ऑफिस में लड़ाई हुई, जैसे आपके पापा के ऑफिस में लड़ाई हुई है, तो वहाँ पे अपने बॉस को कुछ नहीं बोल सकते हो, परंतु घर में आकर आपकी मदर से लड़ जाएंगे किसी बात को लेकर, छोटी सी बात को लेकर। तो वो भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है कि अपना गुस्सा कहीं और निकालना, ठीक है, जो आपको कम थ्रेटनिंग है। या ऐसा हो सकता है कि कोई माँ बाप लड़े हैं तो अब मम्मी पापा को कुछ नहीं बोल पा रही तो बच्चे पर अपना गुस्सा निकाल देगी, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। सब्लिमेशन देखो, सब्लिमेशन क्या होता है, एनर्जी का चेंज, एनर्जी में चेंज करना। सब्लिमेशन साइंस में भी होता है, सब्लिमेशन की सीधा सीधा सॉलिड से गैस बन जाना, सीधा सॉलिड से गैस बन जाना, लिक्विड में नहीं जाती चीज़, वही होता है सब्लिमेशन कि अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर देना, ठीक है। चैनलाइजिंग अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिस और अर्ज इनटू सोशल एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज़। हाँ, तो ऐसे अपनी एनर्जी को जो गलत काम है उससे हटाकर ऐसे काम में लगा देना जहाँ पर वो जो सोसाइटी जिसको एक्सेप्ट करती हो। जैसे कि मिल्खा सिंह थे, मिल्खा सिंह आर्मी में थे तो उन्हें क्या था, गुस्सा बहुत था, ठीक है। तो उनको क्या था, उनको रेसिंग के लिए बोला गया कि तुम रेसिंग करो, तो जो उनका गुस्से को था उनको रेसिंग में लगा दिया गया। ये एग्जाम्पल है इसका। या बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, कई बार गुस्सेल लोग होते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं कि तुम एक्सरसाइज करो या वो करो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब आ जाता है रैशनलाइजेशन, ठीक है। रैशनलाइजेशन क्या होता है, क्रिएटिंग लॉजिकल और सोशल एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन टू जस्टिफाई और एक्सप्लेन अवे अनएक्सपेक्टेबल बिहेवियर थॉट्स और फीलिंग। तो रैशनलाइजेशन होता है कि अपने गलत कामों के लिए कोई रीज़न दे देना, ठीक है, रीज़न दे देना अपने गलत कामों के लिए कि आप काम नहीं करते। तो एग्जाम्पल देखो, हाँ, जैसे कि किसी ने चोरी कर दी तो वो क्या बोल देगा, यार मैंने चोरी तो करनी नहीं थी परंतु घर के हालात ही ऐसे थे, ठीक है। या जैसे कि वो आपने कहावत सुनी, अंगूर खट्टे हैं, कि मेरे को नहीं खाने थे अंगूर, अंगूर तो खट्टे थे मेरे को नहीं खाने थे इसलिए। तो कुछ ऐसा कारण देना जो जस्टिफाई कर दे आपके गलत काम को भी, ये मतलब होता है इसका। रिग्रेशन देखो, रिग्रेशन है, रिग्रेशन होता है कि ऐसी हरकतें करना जो क्या है जिससे आपका ऐसी हरकतें करना जिससे आपका क्या है, गुस्सा है, एंगर है या एंग्जाइटी है वो निकल जाए। जैसे कि रोजाना लड़की देखिए, लड़की है या लड़के कई होते हैं जो रो के अपना गुस्सा निकालते हैं, या बैड कुछ ऐसी हरकतें करना, कुछ चीज़ पटक देना, कुछ बच्चों वाली हरकतें करना, मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ करना जिससे कि उनको गुस्सा निकल जाए, फेस या स्ट्रेस निकल जाए। अब रिएक्शन फॉर्मेशन, एक्सप्रेसिंग फीलिंग और इम्पल्सिस दैट आर अपोजिट टू वन ट्रू फीलिंग और इम्पल्सिस, कि ऐसे फीलिंग जो बताना जो आपकी फीलिंग से बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो ये होता है रिएक्शन, मतलब ऐसा फील करना कि आप दुखी तो आपने खुश होने की कोशिश करना, ट्रू फीलिंग से अपोजिट करना।
कंपनसेशन, कंपनसेशन देखो दोस्तों, कंपनसेशन होती है ओवर अचीविंग इन वन एरिया टू मेक अप फॉर परसीव्ड डिफेंसेस इन अनदर। देखो देखो इसका मतलब है कि कंपनसेशन का मतलब है कि अगर आप जैसे आपको यूपीएस जैसे आपको टीचर बनना है मान लो, ठीक है, परंतु आप टीचर नहीं बनते, परंतु आप किसी और फील्ड में इतना अच्छा काम करते हैं कि आपने उस टीचिंग के जो आपके बनने की इच्छा थी उसको वहीं ख़त्म कर दिया, ठीक है, उसको ओवर अचीव कर ली कोई चीज़ की दूसरे का, अब आपको क्या है कंपनसेट हो गया वो कि आपने अब टीचिंग करनी थी तो आपने दूसरी जगह ऐसा इतना अच्छा काम किया कि वो कंपनसेट हो गया अब आपका टीचर बनने की इच्छा से, ठीक है। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपको यूपीएससी का आपको आईएएस बनना था परंतु आप नहीं बन पाए, परंतु क्या आप अपने बच्चे को आईएएस बनाने की कोशिश करेंगे तो कंपनसेट करने की कोशिश की आपने। डे ड्रीमिंग देखो बच्चे देखो युवा होते हैं वो सबसे ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, जो रियलिटी नहीं होगी, रियलिटी नहीं फैंटेसी में जीना, इमेजिन करना कि आप वकील बन गए, मैं डॉक्टर बन गया, मैं इतने पैसा आ गया, मैंने बड़े बड़े काम कर लिए, ठीक है, पर सब अपनी डे ड्रीमिंग ही करना, मैं हीरो बन गया, मुंबई चल गया, मेरे इतने फ़ैन हो गए, तो डे ड्रीमिंग करना, बस करना कुछ नहीं है, बस सोचना है। और आइडेंटिफिकेशन देखो एक ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें क्या है आप किसी दूसरे करेक्टर से जुड़कर अपने को उसका जैसा फील करते हैं। अडॉप्टिंग द करेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर और एटीट्यूड ऑफ अनदर पर्सन और ग्रुप एज अ वे ऑफ डीलिंग विद एंग्जाइटी। तो आप क्या करते हो कि अडॉप्ट करते हो दूसरे का करेक्टर, बिहेवियर और एटीट्यूड और अनदर पर्सन का, और अपने को अपनी एंग्जाइटी को दूर करने के लिए। देखा जैसा आप कहीं देखते हैं जो जब सलमान खान की मूवी आएगी तो सलमान खान बन जाएंगे, शाहरुख खान की तो शाहरुख खान बन जाएंगे, तो दूसरे की करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करना और उसके जैसा बन जाना, अपनी आइडेंटिफिकेशन उससे रिलेट करना, अपनी आइडेंटिफिकेशन क्या उससे रिलेट करना, जैसे सलमान खान से अपनी आइडेंटिफिकेशन को रिलेट करना, ठीक है। और जब सोचना कि जो अब सलमान खान साहब कुछ आ गया तो उन्हें लगेगा मेरे साथ भी कुछ अच्छा हो गया, समझ रहे, तो सलमान खान से अपनी आइडेंटिफिकेशन को रिलेट करना, उसके जैसा ही छल्ला पहनना, ठीक है, तो ऐसे काम करना, आइडेंटिफिकेशन, दूसरे के आइडेंटिफिकेशन को अपना समझना एक तरीके से। तो ये है क्वेश्चन। और दोस्तों से क्वेश्चन आते हैं परंतु बहुत कम आते हैं, आए हैं पेपर में, मैं लाऊंगा तो बताऊंगा कि उनमें एग्जाम्पल होगा, या आपको पूछा होगा कि रिप्रेशन में हम क्या करते हैं, तो 3-4 ऑप्शन होंगे, इन्हें पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो